प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा पेपर चल रहा है पैलेंटोलॉजी, उसके अंतर्गत इससे पहले की क्लासों में, वीडियो में हमने जीवाश्मों के बारे में जानने का प्रयास किया कि जीवाश्म क्या है और ये किस प्रकार से भूविज्ञान में यानी जियोलॉजी में किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। हम जियोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों की हमने पीछे की क्लासों में, पीछे की वीडियोज़ में हम लोगों ने भली भांति इसकी चर्चा की। उसी में हमने, उस चर्चा में हमने सबसे पहले जीवाश्म को डिफाइन किया था कि ऐसे रिमेन्स प्लांट या एनिमल्स के जो कभी इस पृथ्वी पर पाए जाते थे, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव होने से या और भिन्न भिन्न कारणों से वे विलुप्त हो गए। तो उनके स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में हमें जो उनके अवशेष मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, उनको हम भूविज्ञान में दूसरी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका हम अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ सूचक जीवाश्मों की बात की थी कि ऐसे जीवाश्म जो हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देते हैं। उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से ये सूचक जीवाश्म जो हैं उनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो लिमिटेड होता है, लेकिन उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड होता है और ये इजीली आइडेंटिफाइड होते हैं और ये एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढालने की इनमें एक अद्भुत क्षमता भी होती है। कई सारे हमने एग्जाम्पल देखे थे। इसके साथ ही हमने जीवाश्मों के उपयोग की बात की थी, इनके क्या यूजेस हैं। तो इसमें हमने बहुत सारे इनके यूजों के बाद उपयोग की बात की थी, जैसे इनका जो है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस सबसे महत्वपूर्ण है। फिर हमने स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन की बात की थी, जू जियोग्राफी की बात की थी, पैलियोक्लाइमेटिक की बात की थी, हमने लाइफ एज ए रिकॉर्ड उनकी बात की थी। इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो इतनी सारी चीज़ें हमने जानने का प्रयास किया फॉसिल से रिलेटेड। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जीवाश्म को, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स। प्रिजर्वेशन यानी परिरक्षण, कि जीवाश्मों का परिरक्षण किस प्रकार से होता है, या दूसरे शब्दों में हम यदि जानने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि जीवाश्म बनते कैसे, जीवाश्मों के बनने की क्या विधि है, उसको हम प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स देखो, आप लोग प्रिजर्वेशन का मतलब समझते हैं, प्रिजर्व होना, किसी भी चीज का प्रिजर्व होना। जैसे हम घरों में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चीजों को प्रिजर्व करना होता है, उनको सुरक्षित करना होता है, ताकि कोई भी चीज यदि हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो कई दिनों तक खराब नहीं होता, हम उसका यूज इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह से जीवाश्म के बनने के लिए भी उनका प्रिजर्वेशन होना या उनका परिरक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना परिरक्षण के वो जीवाश्म नहीं बन सकता। और जीवाश्म के परिरक्षण के लिए कुछ जरूरी बातों का होना आवश्यक है, तभी जीवाश्म परिरक्षित होगा, बनेगा। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसको हम दो भागों में बांट के हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक तो हम बात करेंगे इसेंशियल्स ऑफ फॉसिलाइजेशन, इसेंशियल फॉसिलाइजेशन यानी जीवाश्म बनने के लिए क्या क्या चीजों का होना आवश्यक है, क्या इसेंशियल है, किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, और
दूसरा जो भाग इसका हम पढ़ेंगे वो है मोड ऑफ फॉसिलाइजेशन या जीवाश्म बनने की विधियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसेंशियल्स ऑफ फॉसिलाइजेशंस या जीवाश्म बनने की ऐसी कितनी कंडीशंस जरूरी हैं जिसके आधार पर कोई जीवाश्म बनेगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीवाश्म बनने के लिए प्राणियों के स्केलेटन का होना बहुत जरूरी है, यानी हार्ड पार्ट का। यानी सबसे पहली जो कंडीशन है वो है स्केलेटन और शेल या शेल, कि प्राणी का शरीर या तो किसी हार्ड पार्ट यानी स्केलेटन या जिसको आप कंकाल कहते हैं, जो हड्डियों का ढांचा है उसका होना जरूरी है, या उसका शरीर कवच का बना हुआ। यदि हार्ड पार्ट नहीं होगा तो जो सॉफ्ट पार्ट है बॉडी का वो तो देखिए सड़ गल के नष्ट हो जाता है। सॉफ्ट पार्ट यानी मांसल भाग जो है शरीर का वो तो जल्दी ही डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन जो हार्ड पार्ट है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। तो पहली कंडीशन जो है जीवाश्म बनने के लिए वो ये है कि प्राणी का अस्थिपंजर या स्केलेटन होना जरूरी है। या स्केलेटन होना जरूरी है या उसका शरीर किसी न किसी हार्ड पार्ट से बना हुआ हो, ये जरूरी है। तो जीवाश्म की जो इसेंशियल्स है उसके लिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले उसका स्केलेटन या अस्थिपंजर होना जरूरी है। देखिए क्या है कि प्राणियों का शरीर जो है वो मांसल और कठोर दोनों भाग का बना होता है। कठोर भाग को ही हम स्केलेटन या अस्थिपंजर कहते हैं। मृत्यु के उपरांत मांसल भाग तो डिकम्पोज होकर नष्ट हो जाता है, किंतु हार्ड पार्ट बचा रहता है। तो खाली मांसल भाग ही यदि है तो उसका कोई अवशेष नहीं बचेगा। अतः जीवाश्म बनने के लिए आवश्यक है कि उसके शरीर में कोई ऐसा कठोर भाग अवश्य हो जो कि प्रिजर्व हो सके। तो पहली कंडीशन तो यह है कि उसका हार्ड पार्ट होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि वो शरीर किसी न किसी रॉक में, किसी भी चट्टान में उसका दबना भी आवश्यक है, बरीड होना भी आवश्यक है। यानी दूसरी कंडीशन यह है कि उसका शरीर किसी न किसी सेडिमेंट्स में, किसी रॉक में उसका दबना जरूरी है या बरीड होना जरूरी है। यदि वो दबेगा नहीं और वैसे ही सरफेस पे पड़ा रहेगा तो सड़ गल के इधर उधर होके वो नष्ट हो जाएगा और कभी भी उसका जीवाश्म नहीं बनेगा। तो जीवाश्म बनने के लिए स्केलेटन के साथ साथ उसका किसी रॉक में या किसी सेडिमेंट में उसका दबना जरूरी होता है। तो आप कह सकते हो कि जीवाश्म के लिए केवल कठोर भाग का होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका पृथ्वी के अंदर किसी प्रकार से दबना भी आवश्यक होता है, अन्यथा वह इधर उधर बिखर कर नष्ट हो जाएगा। तो थल पे रहने वाले प्राणियों की अपेक्षा जल में रहने वाले प्राणियों के जीवाश्म बनने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि समुद्र और झील आदि में मिट्टी और बालू का निक्षेपण अधिक होता है। यही कारण है कि जीवाश्म के रूप में थल पर रहने वाले प्राणियों की अपेक्षा जल में रहने वाले प्राणियों के जो जीवाश्म है में अधिक होती है। इसके बाद तीसरी जो आवश्यक परिस्थिति है फॉसिलाइजेशन के लिए वो है फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन। तीसरी जो मेन कंडीशन है वो है कि अस्थिपंजर का भौतिक एवं रासायनिक संयोजन होना चाहिए। यानी जीवाश्म बनने के लिए जीवों के जो स्केलेटन है
उनका फिजिकल और केमिकल जो उनका कंपोजिशन है वो भी एक आवश्यक परिस्थिति है। अस्थिपंजर की भौतिक संरचना और रासायनिक संगठन का भी जीवाश्म बनने में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि कवच या स्केलेटन, शैल या स्केलेटन अत्यधिक पतला और कमजोर होगा, जैसे कि आर्गोनेटा है, इसका जो कवच है या अस्थिपंजर है बहुत ज्यादा कमजोर या जुड़ी रहती है, परंतु मरणोपरांत ये सुइयां बिखरकर नष्ट हो जाती है।